अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज सेकेंड ईयर फेज़ के पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और बारी है 2010 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। और वन बाय वन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। पहला न्यूमेरिकल था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 11 हीट से रिलेटेड है। अ हीट इंजन परफॉर्मिंग 400 जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल has an efficiency of 25%. How much heat is absorbed and rejected in each cycle? तो बुक का एक न्यूमेरिकल है, उसी में सिर्फ डेटा चेंज किया हुआ है इन्होंने। एक हीट इंजन के बारे में बताया जा रहा है जो 400 जूल का काम कर रहा है हर एक साइकिल के अंदर, और उसकी एफिशिएंसी जो है वो 25% है। तो सवाल ये है कि कितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, जिसको हम किससे शो करते हैं, जिसको हम शो करते हैं Q1 से, ठीक है। और कितनी हीट वो रिजेक्ट करेगा ईच साइकिल, वो हमें फाइंड करना है और उसको हम शो करते हैं Q2 से, ठीक है। तो इसका मतलब हमें करना क्या है, बेसिकली हमें Q1 और Q2 फाइंड करना है और वर्क डन गिवन है और एफिशिएंसी गिवन है। तो डेटा बना लो, वर्क डन इन ईच साइकिल फाइंड करना है, यानी कि गिवन है 400 जूल। एफिशिएंसी ऑफ इंजन गिवन है 25% और हीट एब्जॉर्ब Q1 फाइंड करना है और रिलीज्ड हीट यानी कि Q2 फाइंड करना है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और एफिशिएंसी का वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि एक्चुअली एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है। अब हीट इंजन की बात कर रहे हैं तो हीट इंजन का आउटपुट क्या होता है, हीट इंजन काम करता है, ठीक है। जो आउटपुट होता है वो वर्क डन होता है फॉर हीट इंजन, और हीट इंजन के लिए जो इनपुट होता है वो हीट होती है जो कि हम उसे देते हैं या वो एब्जॉर्ब करता है। इसी वजह से एब्जॉर्ब हीट जो कि Q1 है। और बाकी ये मैंने आपको जो डेरिवेशन थी कार्नो इंजन के, जिसमें मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी और कार्नो इंजन जिसमें एक्सप्लेन किया था, उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला भी आया था। तो ठीक है, W/Q1 इंटू 100 वैल्यूज पुट करते हैं। एफिशिएंसी आ गई 25, वर्क डन आ गया 400, Q1 एज इट इज इंटू 100। और फिर अब इसको रिप्लेस कर लो, 25 इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और Q1 जो है वो अलग से जाकर हो जाएगा इस तरफ मल्टीप्लाई। तो Q1 का आंसर आ जाएगा 40,000 डिवाइड बाई 25, ठीक है ना। पहले 400 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 40,000 आएगा और फिर डिवाइड होगा 25 से, तो आंसर आ जाएगा 1600 जूल्स। यानी कि इस इंजन की बात यह है कि वो जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो 1600 जूल्स कर रहा है, ठीक है। अब हमें वर्क डन फाइंड करना है। अब ये बात हमें पता है कि जो वर्क डन है वो बराबर होता है Q1 माइनस Q2 के। कैसे? जितनी हीट हमने दी इंजन को, ठीक है, उसमें से जितनी उसने रिजेक्ट कर दी यानी कि रिलीज कर दी, बाकी जो हीट बचती है वो वर्क डन में कन्वर्ट होती है। तो जितनी हीट मैंने दी उसमें से वो माइनस कर दो, जो वो ज़ाया कर देगा, तो बाकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बाकी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। वर्क डन गिवन है, Q1 फाइंड कर चुके हैं, Q2 की वैल्यू को अलग करेंगे, माइनस का Q2 इस तरफ जाके प्लस का Q2 हो जाएगा और W जो है वो इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो Q1 माइनस W हो जाएगा। सो 1600 में से 400 माइनस कराएंगे, आंसर आ जाएगा 1200 जूल्स। यानी कि इतनी हीट जो है वो ज़ाया कर रहा है ये जो इंजन है। हीट एब्जॉर्ब्ड इज 1600 जूल एंड हीट एक्सपेल्ड इज 1200 जूल्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9, ए गैल्वानोमीटर हुज रेजिस्टेंस इज 50 ओम। एक गैल्वानोमीटर की बात हो रही है, चैप्टर नंबर 15 से रिलेटेड न्यूमेरिकल है और वो डिफ्लेक्ट कर रहा है फुल स्केल फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 मिली वोल्ट। यानी कि जो गैल्वानोमीटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है 100 मिली वोल्ट पर जब उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस हो। तो हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर, वो कैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो सकता है, और जो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है उसकी रेंज हमें गिवन है 50 वोल्ट के बराबर। तो जो डेटा है उसको लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर आरजी से शो करते हैं, 50 ओम के बराबर गिवन है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज गिवन है, याद रखो फुल स्केल डिफ्लेक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, इस वजह से हमने उसको लिख दिया वोल्टेज, जो कि 100 मिली वोल्ट है और मिली मीन्स 1000, तो 100 को डिवाइड कराएंगे 1000 से, तो आंसर आ जाएगा 0.1 वोल्ट, ठीक है ना। मिली वोल्ट से वोल्ट में जाने के लिए डिवाइड बाय 1000 कराया। सो सीरीज रेजिस्टेंस जोड़ी जाती है वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, जिसको RX से शो करते हैं, तो वो हमें फाइंड करना है। और फाइनल रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर हमें गिवन है, वो कितनी है, 50 वोल्ट के बराबर। तो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, यानी कि RX इज इक्वल टू V/IG माइनस RG, ठीक है। RX वो रेजिस्टेंस है जो कि हमें सीरीज में जोड़नी है, जो कि एक्चुअली फाइंड करनी है। IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। V जो है वो फाइनल जो रेंज है वोल्ट मीटर की, जो कि 50 वोल्ट गिवन है, और RG भी हमें गिवन है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट नहीं पता, बट हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज जरूर पता है। तो वोल्टेज से करंट निकालना है तो बहुत ही आसान सा काम है, कई मरतबा कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। सो हम ओम्स लॉ को इस्तेमाल करेंगे, तो VG इज इक्वल टू IG इंटू RG। क्योंकि IG की वैल्यू चाहिए तो RG जो है वो इधर VG के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा।
Vg की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.1 और Rg जो है वो 50 के बराबर है। सो 0.1 डिवाइड बाय 50 आ जाएगा 0.002 एम्पेयर। जैसे ही हमारे पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आ गया तो बस हमें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सारी वैल्यूज पुट करनी है। V की जगह पे 50 आ गया, Ig निकाला है 0.002 और माइनस का 50। सो इसको सिंप्लीफाई करने पर आंसर आ जाएगा 24,950 ओम्स के बराबर, यानी कि 24950 ओम्स। तो अगर इतनी हाई रेजिस्टेंस हम लगा दें इन सीरीज विद द गैल्वानोमीटर तो यकीनन कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर में, जिसकी रेंज होगी 50 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10, फाइंड द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ इंडक्शन। फील्ड ऑफ इंडक्शन प्रोड्यूस करानी है और वो गिवन है 2.512 एक्सपोनेंट -3 टेस्ला और एक 50 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलिनॉइड है। ठीक है ना, ये जो न्यूमेरिकल है सोलिनॉइड पढ़ के आप समझ जाओ, चैप्टर नंबर 14 से रिलेटेड है, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड। और वो जो लॉन्ग सोलिनॉइड है उसमें 4000 टर्न्स हैं। ठीक है, जो वायर लपेटा गया है सोलिनॉइड जो बनाया गया है जिस तार के जरिए, उसमें 4000 टर्न्स हैं और म्यू नॉट हमें गिवन है 4 पाई एक्सपोनेंट 7 और ये वेबर डिवाइड बाय एम्पेयर इनटू मीटर। ठीक है, हमारे पास वैल्यू गिवन है तो डेटा बना लेते हैं। करंट फाइंड करना है बेसिकली हमने। ठीक है, कितना करंट है, नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है 4000। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो हमें प्रोड्यूस करवानी है 2512 एक्सपोनेंट -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम टेस्ला भी लिखते हैं। और लेंथ ऑफ सोलिनॉइड हमें गिवन है कितनी है, 50 सेंटीमीटर लंबा वायर था, यानी कि डिवाइड बाय 100 कराएंगे ताकि मीटर्स में आ जाए तो वो हो जाएगा 0.5 मीटर्स के बराबर। तो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे फॉर सोलिनॉइड। तो एम्पियर्स लॉ के मुताबिक V बराबर होता है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, बट ये जो n लिखा हुआ है ना, याद रखो ये n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमें निकालने पड़ेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है और लेंथ गिवन है, तो इसी को इस्तेमाल करके हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना होगा। ठीक है ना, वही नंबर ऑफ टर्न्स जो कि कैपिटल N होते हैं डिवाइड बाय लेंथ, तो वो हमारे पास आ जाएगा स्मॉल n और स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ठीक है, डिवाइड करा देंगे। अच्छा, अभी हमने क्या करा, 2.512 ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई जो मैग्नेटिक फील्ड हमें प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, 4 पाई 10 रेज़ टू द पावर -7 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई म्यू नॉट की। ठीक है, स्मॉल n की जगह पे कैपिटल N डिवाइड बाय L लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स समझ लो ये कैपिटल N है नंबर ऑफ टर्न्स वाला, और ये आ गई लेंथ। तो ठीक है, उस स्मॉल n की जगह पे समझ लो हमने कैपिटल N डिवाइड बाय L लिखा है, तो वो ऊपर आ गया n यानी कि 4000 इंटू आई एज इट इज लिखा हुआ है, और डिवाइड में जो ये वाला L है वो इधर आ गया 0.5। यानी कि समझ लो पहले हमने क्या किया होगा, n की जगह पे कैपिटल N डिवाइड बाय L पुट करा और फिर वैल्यूज रख दी। I की वैल्यू को अलग करना है, तो अलग करने के बाद 0.5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी। तो सिंप्लीफाई करने पर कैलकुलेटर में वैल्यूज रखने पर आंसर आ जाएगा आपका 0.25 एम्पियर्स। इसका मतलब अगर इतना करंट हम प्रोड्यूस करवाएं, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा सकता है 2.512 एक्सपोनेंट -3 टेस्ला के बराबर, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड था। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11। ठीक है, ये हमारे चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। एक वाटर हीटर है जो डिलीवर कर रहा है 1 किलोग्राम वाटर। ठीक है ना, 1 किलोग्राम पानी डिलीवर कर रहा है पर मिनट, हर मिनट के अंदर, और एक्चुअली हमें रिक्वायर्ड है। एक वाटर हीटर है जो हमें चाहिए जो 1 किलो पानी हमें प्रोवाइड करे हर मिनट में। ठीक है, और जो वाटर है उसकी सप्लाई आ रही है 20 डिग्री सेल्सियस पे, और हम चाहते हैं कि वो जो वाटर हीटर है वो पानी को गर्म करके 20 डिग्री के बजाय कर दे 80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मैं चाह रहा हूँ तकरीबन 60 डिग्री पानी जो है वो गर्म हो जाए। व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट। हर वाटर हीटर के अंदर हीटिंग एलिमेंट लगा होता है तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, जबकि जो लाइन वोल्टेज है वो 220 वोल्ट के बराबर गिवन है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी गिवन होती है, वो है 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। डेटा बनाते हैं। मास ऑफ वाटर जो हमें चाहिए MW से शो कर रहा हूँ 1 किलोग्राम है। ठीक है, और कितनी देर में चाहिए, हर मिनट में चाहिए, यानी कि मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इनिशियल टेम्परेचर वाटर का कैपिटल T1 जो कि 20 है और हमें चाहिए 80 पर, वो T2 हो जाएगा। लाइन वोल्टेज यानी कि V से शो करेंगे 220, और रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट हमें फाइंड करना है, और बाकी स्पेसिफिक हीट को भी हम यूज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिक पता क्या है, लॉजिक ये है, यहाँ पे हमें लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज इस्तेमाल करना होगा, यानी कि हीटिंग एलिमेंट जो गर्म होगा, जब उसमें से करंट गुजरता है तो वो गर्म हो जाता है, तो जितनी हीट वो लॉस करेगा उतनी हीट पानी गेन करेगा, यानी कि पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि पानी को गर्म करने का काम जो है वो वही हीटिंग एलिमेंट कर रहा है, तो जितना हीटिंग एलिमेंट हीट देगा उतना ही पानी उस हीट को गेन कर लेगा। ठीक है, अब हीटिंग एलिमेंट क्योंकि बिजली से चल रहा है
तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल होंगे। और पानी का क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है 20 से 80 और स्पेसिफिक हीट गिवन है, तो यकीनन वहाँ पे स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। पहले फॉर्मूला देखो, फिर मैं बताता हूँ कहाँ से आएगा। देखो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला आ रहा है स्पेसिफिक हीट वाला ना। क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है डेल्टा क्यू, जो कि हीट होती है, वो बराबर किसकी होती है? वो बराबर होती है एम, या इक्वल टू लगा देते हैं, एम आता है मास, उस सब्सटेंस का मास, फिर सी आता है उसकी स्पेसिफिक हीट, और फिर आता है डेल्टा टी। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं पानी की, तो मास भी वाटर का आएगा, स्पेसिफिक हीट भी वाटर की आएगी, और टेम्परेचर चेंज हुआ है वो भी वाटर का ही आएगा। रहा ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये आया है इलेक्ट्रिसिटी वाला फॉर्मूला। इधर समझाता हूँ मैं आपको। देखो हमें एक बात तो पता है, पावर का एक फॉर्मूला है पावर डिसिपेशन का। पावर डिसिपेशन का क्या फॉर्मूला होता है? पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर ओवर आर। वैसे तो दो और फॉर्मूले भी होते हैं, लेकिन वी स्क्वायर आर ओवर आर वाला फॉर्मूला कैसे लगा रहा हूँ? क्योंकि रेजिस्टेंस मालूम करनी है, वोल्टेज गिवन है, तो वो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस आ रही हो। पावर खुद बराबर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो पावर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? पावर की जगह पे हम लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। और बराबर में क्या लिखा है? बराबर में लिखा हुआ है वी स्क्वायर ओवर आर। तो वी स्क्वायर ओवर आर एज इट इज। अभी हमें सिर्फ क्या करना है, हमें ई की वैल्यू चाहिए, तो ई की वैल्यू के लिए टी इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ये जो यहाँ पे लिखा है वी स्क्वायर ओवर आर इंटू टी। तो एक तरफ हीट इलेक्ट्रिसिटी वाली और एक तरफ स्पेसिफिक हीट वाली हीट इस्तेमाल करी है। वैल्यूज पुट करते हैं। वोल्टेज आ गया 220 इसका स्क्वायर डिवाइड बाय आर इंटू टाइम 60 मिनट, 1 मिनट में चाहिए था हमें, 60 सेकेंड्स आ गया। 1 किलोग्राम चाहिए, स्पेसिफिक हीट है 4200, और टेम्परेचर का चेंज 80 - 20 जो कि खुद 60 के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया 4200, यहाँ पे 80 - 20 60, 60 से 60 हो जाएगा कैंसिल, आर को अलग करेंगे तो आर इधर जाएगा और 4200 इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बनेगा 48400 और डिवाइड बाय 4200, तो आंसर आ जाएगा 11.5 ओम्स। यानी कि अगर इतनी रेजिस्टेंस होगी हीटिंग एलिमेंट की, तो नतीजे में आप देखेंगे कि टेम्परेचर 20 से 80 चेंज हो जाएगा और हर 1 मिनट के अंदर हमें 1 किलोग्राम पानी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द फोटोन emitted इन द बाल्मर सीरीज और डिटरमाइन इट्स एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो बाल्मर सीरीज होती है, लेमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पीफंड सीरीज जो होती है, तो उसमें जो दूसरे नंबर की सीरीज होती है उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है और बाकी एनर्जी फाइंड करनी है, और वो एनर्जी फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और राइटबर्ग्स कांस्टेंट हमें गिवन है 1.01 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। डेटा सीरीज का नाम हमें पता है, सीरीज के नाम से हमें पता लगता है फाइनल, यानी कि लेमन, बैल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पीफंड। तो बैल्मर दूसरे नंबर पर आ रहा है तो फाइनल ऑर्बिट दूसरा होगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पता करनी है, लैम्डा मिनिमम, और फिर हमें एनर्जी पता करनी है। एनर्जी वैसे मैक्सिमम होगी, वेवलेंथ सबसे कम तो एनर्जी सबसे ज़्यादा, बट ये है कि क्योंकि ये मिनिमम मैंने इस वजह से लिखा है फॉर मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है ना, ये हो गई एनर्जी फॉर मिनिमम वेवलेंथ, इस वजह से मैंने ई मिनिमम लिखा है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता करना है। अच्छा, राइटबर्ग्स फार्मूला में पता है 1/λ इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। ठीक है, अब सिर्फ एक बात है, nf तो हमें पता है, ni क्या पुट करें? तो याद रखो यहाँ पे बात हो रही है किसकी? यहाँ पे बात हो रही है शॉर्टेस्ट की, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी। याद रखो, जब वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होती है तो एनर्जी होती है मैक्सिमम, और मैक्सिमम एनर्जी कब इमिट होती है? जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर से जम करके आता है, यानी कि ये तो पता है दूसरे ऑर्बिट में आना है, लेकिन मैक्सिमम का मतलब जब सबसे दूर से आता है ना, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इमिट होती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी का मतलब हो गया वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होती है, क्योंकि हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो एक बात कंफर्म है, अगर ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कह रहे हैं तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर से आ रहा होगा, यानी कि इनिशियल ऑर्बिट सबसे ज़्यादा दूर वाला होगा, और सबसे ज़्यादा दूर का मतलब हमेशा होता है इन्फिनिटी। इस बात को याद कर लो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हमेशा ni इन्फिनिटी पुट किया जाता है। बाकी nf तो हमें पता है 2 पुट करना है। 1/∞ 0 होता है, ठीक है, स्क्वायर भी कर लोगे मसला नहीं, 1/∞ 0, और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और 1.097 एक्सपेंड 7 एज इट इज। 0 माइनस भी कर दोगे तो 1/4 ही आएगा। रीअरेंज करना है, रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा? लैम्डा मिनिमम करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू है नीचे की तरफ वापस आ जाएगी, तो 4 डिवाइड बाई 1.097 एक्सपेंड 7, ये आ जाएगा 3.64 एक्सपेंड -7 मीटर्स के बराबर। ये आ गई है एनर्जी। अब जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, एनर्जी की मदद से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, hc/λ, और मैंने बता दिया एनर्जी मिनिमम का मतलब एनर्जी फॉर मिनिमम
क्या? एनर्जी फॉर मिनिमम वेवलेंथ, समझ गए ना? मिनिमम एनर्जी नहीं, एनर्जी ज़्यादा ही होगी, लेकिन ई मिनिमम का मतलब होता है एनर्जी फॉर मिनिमम वेवलेंथ। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34, सी स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8, और बाकी लेमडा हम एक्चुअली मालूम करके आए पिछले स्टेप में 3.64 एक्सपोनेंट माइनस 7, सिंप्लीफाई करने पर यह आ जाएगा 5.45 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। अब आंसर तो आ गया, बट ये आंसर आया जूल में, और रिक्वायर्ड क्या है? आंसर हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.6 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जूल्स होते हैं। तो फिर जब से हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है तो जूल को हम इस वैल्यू से डिवाइड कराते हैं, यानी कि वो वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है तो डिवाइड करा देंगे। एक्सपोनेंट माइनस 19 से एक्सपोनेंट माइनस 19 कैंसिल होगा, तो बाकी इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करा के आंसर आ जाएगा 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, वेवलेंथ भी आ गई है और एनर्जी भी आ गई है। न्यूट्रॉन है, उसका मास गिवन है 3.3431 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास गिवन है, और वो फॉर्म होता ही है, ड्यूट्रॉन बनता ही तब है जब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन कंबाइन होता है, 1.6748 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम वाला। मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी दोनों मालूम करने हैं इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, क्योंकि क्वेश्चन किलोग्राम में है ना, तो आंसर हमारा डायरेक्टली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं आएगा बल्कि जूल में आएगा। तो इस वजह से कन्वर्ट करना मतलब एक नया काम होगा हमारे लिए। मासेज आ गए ड्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, और फिर मास डिफेक्ट पता करना है, बाइंडिंग एनर्जी पता करनी है। फॉर्मूला में पता है मास डिफेक्ट का, ठीक है, जो भी न्यूक्लियॉन्स का मास है उसमें से माइनस कर देंगे उसका पूरा न्यूक्लियर मास। अच्छा, दो चीज़ों से मिलकर बना है तो दोनों के मासेस को ऐड करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें से मास ऑफ न्यूक्लियस यानी कि जो ड्यूट्रॉन का मास है उसे माइनस कर देंगे। सो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, पहले प्लस करेंगे ये आंसर आ जाएगा, और फिर उसमें से माइनस करा देंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन, आंसर आएगा 0.0041 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। मास डिफेक्ट है, बहुत ही कम है, और वो भी किलोग्राम के अंदर। बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है, डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम की वैल्यू पुट करी और सी स्क्वायर यानी 3 एक्सपोनेंट 8 का स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे कैलकुलेटर में, आंसर आएगा 3.69 एक्सपोनेंट माइनस 13 जूल्स। वैसे तो बाइंडिंग एनर्जी है, बट क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन था कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, सो हम इसको डिवाइड कराएंगे वैल्यू से। 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है, तो आंसर आ जाएगा 2.306 एक्सपोनेंट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एक्सपोनेंट 6 में नहीं आ रहा तो कैलकुलेटर में ENG वाला जो बटन होता है उससे आप कन्वर्ट करो एक्सपोनेंट 6 में, ताकि फिर इजीली जहाँ पे एक्सपोनेंट 6 लिखा है वहाँ पे हम लिख सकें मेगा। बाकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो अपनी जगह पर है, तो हो जाएगा 2.306 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन बीम है टेलीविजन पिक्चर ट्यूब में, उसको एक्सेलरेट किया गया है 10,000 वोल्ट से। व्हाट विल बी द डी ब्रोलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोलीज वेवलेंथ पता करनी है, सारे कांस्टेंट्स गिवन है। सो पोटेंशियल डिफरेंस 10,000 है, डी ब्रोलीज वेवलेंथ मालूम करनी है जो कि है लेमडा के बराबर। सो डी ब्रोलीज का फॉर्मूला में पता है H अपॉन mv के बराबर होता है। H कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, प्रॉब्लम ये है कि हमें v नहीं पता। v मालूम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला जो जे थॉमसन वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें ड्राइव किया था हम लोगों ने, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v इज इक्वल टू √2 ev ओवर m। v इधर वोल्टेज है, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो 2 इंटू e इंटू वोल्टेज 10,000 है, डिवाइड बाई m 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31। सॉल्व करके 59.2 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। जैसे ही v आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में h कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, v की वैल्यू मैंने अभी पुट कर दी, तो आंसर आ जाएगा 0.123 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर, और माइनस 10 मीटर को हम एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। माइनस 10 मीटर एंगस्ट्रॉम होता है, सो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ हो जाएगी डी ब्रोली 0.123 एंगस्ट्रॉम। चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड है। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं हम दो सिमिलर स्फीयर से? दो सिमिलर स्फीयर हैं, दोनों का मास 10 ग्राम है। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें हम कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन ही होगी दोनों स्फीयर्स में। इज बैलेंस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और यकीनन हर पार्टिकल इस यूनिवर्स के अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो उन दोनों स्फीयर्स में जो कि अट्रैक्ट कर रही होगी वो बैलेंस हो जाए हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन है उससे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन क्यों होगी? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे, यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे।
बाकी जी भी गिवन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और कूलम्स कांस्टेंट भी गिवन है 9 एक्सपोनेंट 9। मास ऑफ स्फीयर्स आ गए 10 ग्राम डिवाइड बाय 1000 यानी कि 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 kg। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने। गिवन कंडीशन ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बैलेंस हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आती है हमारे पास कूलम्स लॉ से और ग्रेविटेशनल फोर्स आती है न्यूटन्स लॉ से। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। बट क्योंकि चार्जेस सेम है, जो हम रिमूव कर रहे हैं तो Q इंटू क्यू आ जाएगा और बाकी मासेस भी दोनों के सेम है तो M इंटू एम आ जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एम से एम स्क्वायर हो जाएगा और क्यू से क्यू मल्टीप्लाई होके क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले चार्ज ही फाइंड करेंगे, क्यू स्क्वायर आ जाएगा जी एम स्क्वायर ओवर के। वैल्यूज पुट करी, जी कांस्टेंट है, एम का स्क्वायर किया, के की वैल्यू तो 7.4 एक्सपोनेंट माइनस 29, ये क्यू के स्क्वायर का आंसर है। नाउ क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो 8.6 एक्सपोनेंट माइनस 15 कूलम, यानी कि स्क्वायर रूट लिया है तभी ये आंसर आया है। अच्छा ये तो चार्ज आया, बट हमें चार्ज नहीं मालूम करना था, हमें मालूम करना था कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें। तो चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक ही रिलेशन है, Q बराबर होता है NE के। Q है चार्ज, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन यानी कि 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। रीअरेंज करेंगे तो N बराबर आएगा Q अपॉन E के। Q की वैल्यू फाइंड करी है हम लोगों ने और E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। डिवाइड कराएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 5.38 एक्सपोनेंट 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर हम रिमूव करेंगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन है वो बैलेंस हो जाएगी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से।